बीएससी मैथ फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से। हमारे टॉपिक का नाम है वेरियस अप्रोचेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अप्रोचेस को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी एक्चुअली किसी संभावना को जब हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। देयर आर द 3 अप्रोचेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब तक प्रोबेबिलिटी की 3 अप्रोचेस को डिफाइन किया गया है। पहली अप्रोच है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, दूसरी अप्रोच है स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी और तीसरी अप्रोच है एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी जो है उसका और एक नाम है मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, एक और नाम है जो प्रायर प्रोबेबिलिटी। तो जो क्वेश्चंस है वो क्लासिकल, मैथमेटिकल या प्रायर प्रोबेबिलिटी तीनों के नाम से आ सकता है। फर्स्टली हम पढ़ेंगे क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में क्या है कि अगर हमारे पास कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसमें n एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, जिसमें से m इवेंट जो m केसेस हैं वो फेवरेबल हैं किसी इवेंट e के। सो अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ इवेंट e, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट e इज डिनोटेड बाय PE और वो होगी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस, दैट इज इक्वल टू m बाई n। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है वो जेम्स बर्नौली ने दी थी। वो पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने क्वांटिटी मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब जिसने अनसर्टेनिटी को क्वांटिटी मेजर किया था। ऐसा पहला व्यक्ति कौन था? जेम्स बर्नौली। ठीक है, उसके बाद हम रिमार्क पढ़ते हैं। देखो, जहाँ m जो है वो केसेस हैं जो इवेंट e को ओकरेंस के हैं। ठीक है, और n टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं। तो हमें पता है कि अगर कोई इवेंट होता है तो उसमें कुछ ना कुछ आउटकम्स तो ज़रूर होगी। तो n हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा और m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। हो सकता है फेवरेबल केसेस हों या ना भी हों, ना होंगे तो 0 होंगे, होंगे तो 0 से ज़्यादा होंगे। तो m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और n हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। जैसे कि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ e इज इक्वल टू m बाई n। सो m 0 या 0 से बड़ा है और n 0 से बड़ा है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ e हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। अब यहाँ देखो, n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो हमेशा या तो फेवरेबल के बराबर होंगे या उससे ज़्यादा होंगे। सो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ e जो कि m बाई n होती है वो हमेशा लेस देन क्या होगी? लेस देन इक्वल टू 1 होगी। इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है। सेकेंड रिमार्क देखो, अगर कोई सर्टेन इवेंट है, मीन्स उस इवेंट को होना ही है, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। और किसी इम्पॉसिबल इवेंट ई के लिए कि वो इवेंट हो ही नहीं सकता, उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। अब जो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस थी उसमें ना कुछ कमियां थी। ठीक है, उन कमियों को से ओवरकम होने के लिए ही इसकी जो दूसरी अप्रोच थी स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, उसको डिफाइन किया गया था। तो हम पढ़ेंगे कि क्लासिकल अप्रोचेस की क्या क्या लिमिटेशंस थी। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। पहली जो इसकी लिमिटेशंस थी वो ये थी कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है क्या ज़रूरी है वो हमेशा इक्वली लाइकली हो? जिन केसेस में वो इक्वली लाइकली नहीं होगा तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कोई स्टूडेंट है, वो किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो क्या उसके पास और फेल होने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी? नहीं, सेम नहीं होगी। तो इन केसेस में हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? तो जो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है वो इन केसेस को डिफाइन करने में असमर्थ थी। ठीक है, इसकी दूसरी जो लिमिटेशंस है वो ये है कि अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस जो हैं वो इनफाइनाइट हो जाएं, तो उस सिचुएशन में हम इस तरह से प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल पाएंगे। और इसीलिए इस अप्रोचेस की जो लिमिटेशंस हैं उनसे ओवरकम होने के लिए दूसरी अप्रोच डिफ़ाइन की गई, उसका नाम था स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी या एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी भी से बोला जाता है। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है वो वॉन विसेस ने दी थी। इस प्रोबेबिलिटी में क्या कहा गया
कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट है वो रिपीटेडली किया जाता है, लेकिन जो कंडीशंस है ना वो आइडेंटिकल रहनी चाहिए और होमोजीनियस रहनी चाहिए, तो जो लिमिटिंग रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस, जहाँ पे जो एग्जॉस्टिव केसेस है वो इनफाइनाइट होंगे और जो लिमिट होगी वो यूनिक होगी, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई को कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे, मान लिया कि n जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, ई जो है वो m जो है वो हैपनिंग ऑफ इवेंट ई है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी m/n। यहाँ पे n जो है वो फेवरेबल केसेस टू इवेंट ई है और n जो टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस हैं। ठीक है, इस तरह से जब हम लिमिटिंग वैल्यू यूज़ करते हैं क्लासिकल की डेफिनेशन में, तो ये जो डेफिनेशन है वो हमारी किसकी हो जाती है? मैथमेटिकल, वो ये जो डेफिनेशन है वो हमारे होती है स्टैटिस्टिकली प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, इस प्रोबेबिलिटी में भी कुछ लिमिटेशंस थी, वो लिमिटेशंस देखते हैं हम। पहली लिमिटेशन क्या है? अगर मान जो एक्सपेरिमेंट है वो लार्ज नंबर ऑफ टाइम किया जाता है, तो जो कंडीशंस हैं वो आइडेंटिकल या होमोजीनियस रहें, ये ज़रूरी तो नहीं। जब किसी एक्सपेरिमेंट को हम लंबे टाइम तक करते हैं तो कंडीशंस ऑब्वियस है कि चेंज हो जाएंगी। तो जो इसके लिए हमने कंडीशन लगाई थी स्टैटिस्टिकली प्रोबेबिलिटी के लिए कि जो कंडीशंस हैं वो हमेशा होमोजेनियस और आइडेंटिकल होनी चाहिए, तो ज़रूरी तो नहीं ये रहेंगी। तो ये इसका एक लिमिटेशंस था। सेकंड लिमिटेशन इसकी ये थी कि अगर मान लो जो लिमिट है, इसने बोला है कि वो लिमिट हमेशा यूनिक और फाइनाइट होनी चाहिए, तो क्या ज़रूरी थोड़ी ना है कि जब हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं तो हमेशा ही लिमिट यूनिक आएगी और फाइनाइट आएगी। तो ये एक लिमिटेशंस थी जिसके कारण इस प्रोबेबिलिटी अप्रोच को भी नहीं माना गया और इससे अगली अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि है एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसको हम अगले अपने लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।